है। और इसका साफ मतलब ये है कि सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन हो रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप सुन नहीं रही है मिलिट्री की बातचीत और उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। तो ये डेंजर सिग्नल है कोई भी डेमोक्रेसी में कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए अफ्रीका में और कई देशों में जो मिलिट्री कूप्स हुए हैं तो इस वजह से हुए है डिससैटिस्फैक्शन मिलिट्री में कि आप वेपन्स के लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए आप ध्यान नहीं दिए, उससे मिलिट्री को होता है। बड़ा तमाचा नहीं है और एक तरीके से एक्सपोज करता है कि दावे क्या होते हैं और असलियत क्या है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। इससे सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस कर दिया लेकिन प्रिपेयर्डनेस नहीं देखी, एरियल प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी तरफ आज इशारा कर रहे हैं अमरप्रीत सिंह जी। सिद्धार्थ, गुजरात सर क्रीक से लेके हमें पता है कश्मीर तक बमबारी हुई है पाकिस्तान के साथ। तो हमको भारत के साथ हमको ध्यान में रखना चाहिए कि गुजरात के सर क्रीक से लेके राजस्थान, पंजाब, क्या कहते हैं कश्मीर, उसके बाद लद्दाख में फिर चीन आ जाता है, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वहां से जाके म्यांमार तक, मतलब भारत को ऊपर से पूरा एक तरह से आपको हेडफोन लगाने के बाद किस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से हार के बाद अब भारतीय आर्मी और भारतीय सरकार में सख्त लड़ाई चल रही है। कल दोस्तों एयर चीफ ने भारतीय नरेंद्र मोदी के मुंह पर और दोस्तों उनके जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती कर डाली और कहा कि आप जो भी हमसे वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि आपने निहत्था में पाकिस्तान के सामने फेंक दिया था और पाकिस्तान ने जितने चाहे उतने त्यारे हमारे तबाह कर दिए। उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान का जो बयान था कि हम भारत के 12 त्यारे तबाह कर सकते थे, हमने 7 पर इत्तेफाक किया है। एक दोस्तों अननेम एरियल व्हीकल भी हमने तबाह की है भारत की। तो आप देखें तो पूरे 7 त्यारे हमने उनके तबाह किए थे। अब भारतीय सरकार और भारतीय आर्मी के दरमियान लड़ाई चल रही है और जो भारतीय आर्मी चीफ है इनका नाम दोस्तों आपने बहुत ही कम सुना होगा। इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी और नरेंद्र मोदी के दरमियान सख्त लड़ाई चल रही है और ये कहा जा सकता है कि भारत में मार्शल लॉ के दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि भारतीय आर्मी कहती है कि हमें मोदी सरकार ने यूज करके हमारी रेपुटेशन पूरी दुनिया में बर्बाद कर दी है। पूरी दुनिया हमें गाली दे रही है और कह रही है कि इतना बड़ा मुल्क है और छोटे मुल्क से वो बुरी तरह हार कर पिट कर आ गया है। हो सकता है दोस्तों भारत में मार्शल लॉ लग जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो मारा है उसके जख्म अभी तक दोस्तों बिल्कुल ताजा हैं। भारतीय लोग रोजाना दोस्तों अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये मानते जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें कहां कहां पर ठोका है। पाकिस्तान का अब ये कह रहा है कि गुजरात से लेकर लद्दाख तक पाकिस्तान के मिसाइल ने उन्हें फायर किया है और दोस्तों ये मिसाइल दिल्ली को क्रॉस करके आगे गए थे और वहां पर भी जाकर इन्होंने तबाही मचाई दी। यानी पाकिस्तान ने इतना कूटा है। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। उसके पास इस समय 31 स्क्वाड्रन्स हैं और 31 स्क्वाड्रन भी बड़ा खींच खाच के 31 बनता है और ये घट रहे हैं। ये घट इसलिए रहे हैं कि जो हमारा MRCA प्रोग्राम था, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका 126 हवाई जहाज आने चाहिए थे, उसकी जगह हमने G2G राफेल 36 खरीद लिए और वहाँ पर हम रुक गए और ये कॉन्ट्रैक्ट 2016 या 2017 में दस्तखत हुआ। अब 36 का मतलब है कि ये 2 स्क्वाड्रन बनते हैं और बहुत से स्क्वाड्रन घट गए हैं। लेकिन संक्षेप में एयरफोर्स चीफ AP सिंह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ये बयान किया। वायु मैगजीन को तो बहुत लंबा इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन वो जब बेंगलोर एयर शो में गए थे लास्ट ईयर या अर्ली दिस ईयर, उन्होंने वहाँ पहुँचते ये बयान किया कि मुझे बोला गया था कि जब मैं इस एयर शो पे आऊँगा तब तक 11 तेजस LCA डिलीवर हो जाएंगे, 11 एयरक्राफ्ट। लेकिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं अभी तक डिलीवर हुआ। अब इससे आप एयरफोर्स की स्थिति ये है। बाकी चीफ बोलते नहीं हैं। ये हमारी खुशकिस्मत है
कि ये जो अभी ऑफ सिंदूर हुआ उसमें हमारी जीत हुई, और ये जीत इसलिए हुई, एक कारण तो ये है, मुख्य कारण, कि ये नॉन कांटेक्ट था। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस किया, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। सो ये जीत तो अवश्य हुई है, लेकिन अगर हॉट वॉर हो गई, भगवान ना चाहे, और चाइना और पाकिस्तान मिल गए, जैसे आप बोल रही थी, हमारे एंकर बोल रहे थे, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत पेश होगी, क्योंकि हमको चाइना और पाकिस्तान और उसके अलावा अब बांग्लादेश की स्थिति भी काफी कमजोर है, और वहां से भी थर्ड फ्रंट शुरू हो सकता है। तो ऐसी हालत में हमारी सरकार का जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर जो उनका रवैया है, पॉलिसी है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि पहली बात तो कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है, दूसरी बात डिफेंस बजट पर जब से ये सरकार आई है 1.2% से तो ऊपर गए नहीं हम कभी। ये और कमेटी, आपको मालूम है, कमेटी का मतलब बाय टाइम और एक लेयर बन जाता है। तो डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए। हम बाद में इसकी बात कर सकते हैं ये कैसे हो सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि डिफेंस बजट जरूर बढ़ना चाहिए। ये राजनीति करने के बजाय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पे नजर रखें। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, ये मैं मानता हूँ। रक्षा नेशनल सिक्योरिटी वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हाथ में। जनरल मेहता, एक चीज और भी है, और उसके बाद मैं पाशा सर के पास आऊंगी, कि जितने भी इंटरनेशनल अखबार थे, चाहे वो ब्रिटिश टेलीग्राफ हो या फिर वॉशिंगटन पोस्ट हो, सब ने इस बात को बताया कि हमारे राफेल डाउन हुए थे। हमारे देश में आज तक 1 महीने से ज्यादा हो गया, हमें पता ही नहीं है कि हमारे कोई राफेल हमारा गिरा या हमारा कोई फाइटर जेट गिरा, लेकिन हर तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो हमारी एरियल डोमिनेंस थी, एरियल डोमिनेंस, आपने भी एयर पावर की बात की, इसलिए मैंने ये सवाल रेज किया कि हमारी एयर डोमिनेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके बोथ चाइना एंड पाकिस्तान एक्चुअली ट्राई टू ओवरपावर द एरियल पावर ऑफ इंडिया। ऐसा लगता है जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई है अंतरराष्ट्रीय अखबारों में। हमारे यहाँ का तो मीडिया ना पूछेगा ना इसको बताएगा। तो क्या अब और भी ज्यादा महत्व हो जाता है कि जो हमारी एयर कैपेबिलिटीज हैं उस पर काम किया जाए? जो डिजाइन और डेवलपमेंट की बात अमरप्रीत सिंह कर रहे थे, आज क्या वो चीज को पॉइंट आउट करता है? और एक तरीके से उनका ये एक क्लियर एडमिशन है that somewhere we are lacking as far as the aerial power is concerned. Yes, General Mehta. संक्षेप में इसका जवाब यही है कि अगर आपके पास मिलिट्री पावर है और ऐसी मिलिट्री पावर है, ऐसी सुपीरियोरिटी है, एयर सुपीरियोरिटी, नेवल डोमिनेशन, लैंड कैपेबिलिटी, अगर ये 3-4 चीजें आपके पास हैं तो कोई देश, दूसरा देश, शत्रु देश ऐसे हमले नहीं कर सकता। ये आप जीत नहीं सकते हैं युद्ध के जरिए। सो हमको ये समझना चाहिए, हमने इतने युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान के साथ। फील्ड मार्शल मुनीर ने वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर क्या बोला, 5 फरवरी इस साल में, हर साल पे उन्होंने कहा कि हम अभी तक कश्मीर के मुद्दे के ऊपर 3 युद्ध लड़ चुके हैं, अगर जरूरी पड़ा तो हम 10 युद्ध भी लड़ेंगे। सो दिस इज इंटरमिनेबल। एंड अगर मुझे कोई कहता है कि वी कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान,
हम पाकिस्तान का खात्मा कर सकते हैं। अब टीवी स्टूडियो पे तो बहुत लोग बोलते हैं और हमारे नेता भी बोल देते हैं कभी कभी कि हम पीओके को ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और अभी किसी चित्रकूट के महान पुजारी ने कह दिया कि आर्मी चीफ को कि मुझे आप दक्षिणा दीजिए पीओके का। जब हमारे आर्मी चीफ वहां गए तो वो हमारे चित्रकूट के पुजारी दक्षिणा में पीओके मांग रहे हैं। अब ये रिलीजन, हमारी रिलीजन पॉलिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी में मिलाना बड़ी गलत बात है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी मिलिट्री का अगर हम ये राजनीति और धर्म, एक धर्म का प्रचार करते रहे तो बहुत हमारी आर्म फोर्सेस को नुकसान पहुंचेगा। और मेरी काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है। मैं 1956 का 57 का कमीशन हूँ, तो मैंने सब कुछ देखा है और मैं थोड़ा बहुत समझता भी हूँ। इसलिए जो हमारे आज के नेता हैं वो नहीं समझ रहे इस बात को कि मिलिट्री पावर जब तक नहीं होगी आपके पास, आप युद्ध लड़ते रहेंगे। डिटरेंस नहीं होगा तो वही होगा। और जैसे चाइना ने गलवान में कर दिया और अभी तक वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बॉर्डर में कन्वर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मिलिट्री शक्ति उनके पास है, हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, ये जो वायुसेना चीफ का जो ये बयान है और उस तरीके के जो भी ट्वीट्स इस समय आ रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एक तरीके से सरकार के कपड़े फाड़ने वाली बात हो गई। बहुत शालीन भाषा में उन्होंने ये बता दिया कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। इस तरीके का एडमिशन मैंने तो कभी नहीं देखा कि खुद मोदी सरकार करे या रक्षा मंत्रालय इस बात को करे। कल आई थिंक राजनाथ सिंह भी वहां पे मौजूद थे CII के इस फंक्शन में जब एयर मार्शल बोल रहे थे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और ये बयान क्या इतने हल्के में लिया जा सकता है जितना हल्के में सरकार कहती है? और आज ही संबित पात्रा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये कहते हुए कि भाई राफेल पर सवाल उठाना मतलब कि प्रो पाकिस्तान बोलना। अब वो एरियल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, एरियल प्रिपेयर्डनेस की बात जब एयर चीफ मार्शल भी करते हैं, तो क्या उनको आप ये कहेंगे या बीजेपी अब ये कहेगी कि भाई ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं हमारे चीफ्स? जी, मैं इस सवाल को और जो भी चर्चा हुई है अभी तक, जो जनरल अशोक मेहता ने भी बड़ी तफसील से बयान किया है, तो 3 फैक्टर्स हैं मेरे मद्देनजर से। एक तो डोमेस्टिक है, उसके बाद रीजनल फैक्टर है और तीसरा ग्लोबल है। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर में जो भी अशोक मेहता साहब बताए कि AP एयर चीफ मार्शल AP सिंह ये पहली बार बयान नहीं दिए, उन्होंने कई बयान दिए हैं इस मुद्दे पे। और जैसा कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह का रेफरेंस दिया, तो ये गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से कोई देश में ऐसा एयर चीफ मार्शल पब्लिकली प्रोक्योरमेंट और डीलेस के बारे में नहीं कहता है, चाहे वो अमेरिका हो या छोटा देश इजिप्ट हो या रशिया हो या नाटो कंट्रीज हो। ये बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एयर चीफ का फ्रस्ट्रेशन कितना है और एयरफोर्स के कितने एक्सपेक्टेशन है कि जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने पूरी फ्रीडम मिलिट्री को दिए हैं इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि उनको जो उचित समझे वो करें, तो जो कि हमने पहले दिन रात को ही प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चीन ने पाकिस्तान को दिया या दोनों कोऑर्डिनेट करके हमारी एयरफोर्स को वर्चुअली हमारी बॉर्डर में सीमित रहने के मजबूर करे, तो इससे सवाल उठते हैं कि जितने स्क्वाड्रन्स हमें चाहिए उतने हैं या जो बैटल रेडी
फाइटर प्लेन्स और दूसरे सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होना चाहिए इतने विशाल देश के लिए, इतने विशाल बॉर्डर्स के लिए, दो बड़े दुश्मनों के मुकाबला करने के लिए क्या है। और इस पे जो एयर चीफ के बार-बार बयान आ रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं गहराई से सोचती है और इम्प्लीमेंट करती है कि हाँ भाई आप हमें बैठ के बताइए क्या-क्या करना है। और हमें पता है कि एचएएल जो है 50-60 सालों से इसमें लगे हुए हैं। डिजाइनिंग तो वो कर लेते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं, लेकिन जो दिल है एयरफोर्स का, फाइटर प्लेन का जो इंजन है, अभी तक हमें उसमें मजबूरी है हमारी, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ हम वादे करते रहे हैं और साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और उनको पता है कि ये इसमें डिले होता है और ये ढीला अप्रोच, लिथार्जिक अप्रोच ये किसी भी फोर्स में अनएक्सेप्टेबल होगा। तो उनको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना वगैरह वगैरह, तो ये काफी शॉर्टकमिंग्स हैं और बहुत जायज शॉर्टकमिंग्स उन्होंने हाईलाइट किया है। हमें पॉलिटिकल लीडरशिप को गंभीरता से इस पे ध्यान होगा और इमीडिएट एक्शन पे वॉर फुटिंग पे करना होगा। दूसरी बात, मेहता साहब ने कहा कि डिटरेंस, तो आप हमारे पड़ोस में देखिए, चीन के पास एयरफोर्स क्या है और उनके प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स क्या कार्रवाई कर रहे हैं और उनके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में कितना उन्होंने एडवांस किया है और कितने मात्रा में, क्वांटिटी में वो बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। आप पड़ोस में देखिए ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के हमले की जो है हम 25 साल से बात सुन रहे हैं। ईरान ने इजराइल पे, जो रीजनल सुपर पावर है, इजराइल के ऊपर 2 बार मिसाइल्स दागा, क्रूज मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स, और इजराइल ने भी दोबारा जवाबी हमला किया। तो इजराइल अपने आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उनके पास जो एयरफोर्स है, बॉम्ब तो कर सकते हैं लेकिन सही सलामती से बेस को रिटर्न करना बहुत बड़ी बात होती है, एयर रिफ्यूलिंग की बात। तो वो क्षमता उनके पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका उनको प्रोटेक्शन दे सकता है। तो अमेरिका के ट्रंप ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की कि हम B-52 बॉम्बर्स भेज रहे हैं और वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन ट्रंप वो आगे पीछे हो रहे हैं ईरान को बॉम्ब करने में, इसलिए कि ईरान की कैपेबिलिटी जो है पिछले 25 सालों से इतनी बढ़ गई है कि खुद अमेरिका के ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए और हूती को सपोर्ट करके ड्रोन्स ही नहीं लेकिन अमेरिका के F-16, 18 को भी मार गिराए। तो इतनी बड़ी कैपेबिलिटी ईरान की बढ़ गई है, तो इजराइल जैसा मुल्क भी डरता है कि ईरान पे हमला करने के लिए, और उसके पीछे चीन और रूस भी है। रूस ने जो भी ईरान को दिए हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड हैं। तो हम नेबरहुड से भी सीख नहीं रहे हैं कि हमें क्या करना है, और हमारे नेबरहुड में इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, चीन से लेके पाकिस्तान, ईरान, खाड़ी के देशों में वगैरह सब बोल के। तो हम फ्रांस पे और अमेरिका पे निर्भर हो गए हैं और इतने महंगे प्लेन्स हमें खरीदना पड़ रहा है कि हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि कितने लेना है और कितना खर्च होता है। जहां तक रूस की बात है, हम अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज के दबाव में आके हथियार खरीदना कम कर दिए हैं। यहाँ तक के कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के दिल्ली में आके हमें हिदायत कर रहे थे कि आप रूस से हथियार मत खरीदिए, हमारे से खरीदिए बोल के। जैसा वो रूस से हम तेल जो खरीदते थे उस पर भी उनको चिंता थी। तो इस तरीके से जो अमेरिका ने भी F-35 का जो प्रॉमिस किया है, तो वो अपनी कीमत वसूल करेंगे, महंगे से महंगे प्लेन भारत को देने के लिए, लेकिन हमें लटकाए रखेंगे वो कि नट बोल्ट और स्पेयर पार्ट्स नहीं देके और रिस्ट्रिक्शंस डाल के और इलेक्ट्रॉनिक गियर जो चाहिए वो फुल नहीं देंगे, ताकि इजराइल का दबदबा इस रीजन में रहे या दूसरे कंट्रीज का। तो इस लिहाज से हमारा डिपेंडेंस जो है बढ़ता जा रहा है, और हमारे दुश्मनों को पता है कि हमारे एयरफोर्स में गैप कितना है, मिलिट्री में गैप कितना है।
तो हमें डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स को लेके हमें बहुत सीरियसली हमारा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को रिव्यू करना होगा। और जो बजट है, देखिए बल्क ऑफ द बजट मेरे ख्याल से, मुझे आंकड़े अभी तक याद नहीं आ रहे हैं, उसमें पे और सैलरीज ऑफ पेंशन दूसरे इत्यादि में जाता है। तो उसको अलग करके सिर्फ प्रोक्योरमेंट और जो भी डिफेंस फोर्सेस को चाहिए वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना चाहिए डिफेंस बजट। जैसा कि अब अमेरिका ने दबाव डाल के नाटो कंट्रीज को 5% जीडीपी आप डिफेंस में करिए, और हम इतने साल किए हैं, हम नहीं करेंगे बोलते। तो जापान को भी उन्होंने मजबूर किया, साउथ कोरिया को, ताइवान को वगैरह। तो हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितना जीडीपी डिफेंस पर स्पेंड कर रहे हैं और हम स्टैग्नेंट क्यों हैं, और जो भी डिफेंस बजट है उसमें कितना हथियारों को खरीदने में है और R&D में कितना है और प्रोक्योरमेंट में कितना है बोल के हमें गंभीरता से सोचना होगा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये कॉन्फिडेंट है कि उनकी डिप्लोमेसी से, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप से हम दोस्ती बढ़ाएंगे और जो प्रोवोकेटिव पोस्चर है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से, गले मिलने से, हगिंग डिप्लोमेसी। ये सब नहीं चलता आजकल के कोल्ड एटमॉस्फेयर में। दुश्मन जो है साइलेंटली तैयार कर रहे हैं, और जैसा अशोक मेहता साहब ने कहा, तो अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान महान देश है, ग्रेट लीडर्स है वगैरह वगैरह, बराबरी करना भारत के लिए। तो इससे साफ जाहिर है कि वो अपना मेजर नॉन नाटो अलाई को, तो इस लिहाज से हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है। और उन्होंने कश्मीर के ऊपर जंग की जो बात कही कई सदियों तक, उसे गंभीरता से लेना होगा। और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर मुझे एक डेंजर सिग्नल लगता है। आगे बढ़ाना चाहिए ना कि कम करके, अमेरिका के दबाव में कम करके जो डिफेंस फोर्सेस को ऐसा मौका दें कि वो शिकायत पब्लिकली करें। और इसका साफ मतलब ये है कि सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप सुन नहीं रही है मिलिट्री की बातचीत और उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। तो ये डेंजर सिग्नल है कोई भी डेमोक्रेसी में कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए अफ्रीका में और कई देशों में जो मिलिट्री कूप्स हुए हैं, तो इस वजह से हुई है डिससैटिस्फैक्शन मिलिट्री में कि आप वेपन्स के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए आप ध्यान नहीं दिए, उससे मिलिट्री को होता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिफेंस प्रिपेयर्ड, पहली बात तो बहुत सारे ऑफिसर्स और जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलता है वो डरता भी है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी पर बात आ जाए या हमारा ट्रांसफर हो जाए। अब अगर एक सर्विंग एयर चीफ मार्शल इस बात को कह रहा है, सिद्धार्थ आप इनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या ये मोदी सरकार के ऊपर, जो मोदी सरकार के तमाम दावे हैं, उन दावों पर क्या ये एक बड़ा तमाचा नहीं है? और एक तरीके से एक्सपोज करता है कि दावे क्या होते हैं और असलियत क्या है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। इससे सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस कर दिया लेकिन प्रिपेयर्डनेस नहीं देखी, एरियल प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी तरफ आज इशारा कर रहे हैं अमरप्रीत सिंह जी। सिद्धार्थ जी, कोई भी समझदार विद्यार्थी या समझदार आदमी होता है तो वो हमेशा सेल्फ ऑडिट करते रहता है कि हम क्या पाए हैं, क्या खोए हैं, कहाँ हम आगे हैं, कहाँ हम पीछे हैं। तो मेरे ख्याल से जनरल मेहता जी ने और पाशा साहब ने बहुत अच्छे से चीजों को बता दिया। मैं केवल उसी चीज को मैं डेटा के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों मिला के इनके पास 1900 मतलब करीब करीब 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास आज करीब करीब 550 एयरक्राफ्ट हैं। 750 की कम से कम जरूरत है। जिस चीज को जनरल मेहता जी ने स्क्वाड्रन के हिसाब से बताया, उसको मैं संख्या के हिसाब से बता रहा हूं कि भारत को जरूरत है करीब करीब 750 फाइटर प्लेन्स की। उसमें से भारत के पास अभी करीब करीब 550-600 फाइटर प्लेन्स हैं जो कि हवा में उड़ पाते हैं। 200 की कमी है। दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में दोनों का गठबंधन था, दोनों के पास मिला के 1900 फाइटर प्लेन्स हैं। तो जब वायुसेना के अध्यक्ष, वायुसेना के प्रमुख ये बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान से हमको सुनना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चाइना के टेक्नोलॉजी ने मिलके सर क्रीक से बमबारी शुरू की थी। सर क्रीक मतलब गुजरात है। गुजरात सर क्रीक से लेके हमें पता है कश्मीर तक बमबारी हुई है।
पाकिस्तान के साथ। तो हमको भारत के साथ एक हमको ध्यान में रखना चाहिए कि गुजरात के सर क्रीक से लेके राजस्थान, पंजाब, क्या कहते हैं, कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख में फिर चीन आ जाता है, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वहां से जाके म्यांमार तक, मतलब भारत को ऊपर से पूरा एक तरह से आपको हेडफोन लगाने के बाद किस तरह से होता है हवाई, क्योंकि ये वायुसेना की बात हो रही है, तो किसी भी हवाई जहाज में, फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे जटिल पुर्जा होता है इंजन। एक इंजन को डिजाइन करने में 30,000 से 80,000 करोड़ रुपए का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। मतलब एक सफल वायुयान का इंजन बनाने में, फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन डिजाइन करने में करीब करीब 30,000 से 80,000 रुपए लगता है। दुनिया में जो दूसरी कंपनियां हैं, सैफरान जैसी कंपनी फ्रांस की बनाती है, प्रैट एंड विटनी अमेरिका की बनाती है, रोल्स रॉयस इंग्लैंड की बनाती है। दुनिया में 4 ही 5 देश हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन बनाते हैं। तो उनका डेटा बताता है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन डिजाइन करने में 30,000 से 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तब जाके इंजन बनता है। भारत में अभी तक उस तरह का एक भी इंजन नहीं बना है। भारत ने करीब करीब 25 साल पहले GTRE नामी की एक संस्था है, गैस टर्बाइन रिसर्च करके, उसको कावेरी इंजन बनाने का काम दिया था, जो कि तेजस में, जो तेजस हमारा फाइटर है उसमें लगना था। अभी तक वो इंजन बना नहीं है। उसका कारण सुन के आपको आश्चर्य होगा, उस पर आज तक 25 साल में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ही खर्चा हमने भारत सरकार ने किया है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे जटिल और सबसे इंपॉर्टेंट पुर्जा होता है इंजन, उस इंजन पर, जहां पर कम से कम दुनिया में दूसरे जगह वो इंजन बनने में 30,000 करोड़ खर्चा होता है, भारत ने पिछले 25 साल में सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ से कम उस पर खर्चा किया है। दूसरी तरफ भारत के ही प्रधानमंत्री के लिए एक हवाई जहाज भारत खरीदता है, जो कि 8,000 करोड़ का है। तो भारत के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज तो हम 8,000 करोड़ में खरीद लेते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए जो इंजन तैयार करने के लिए 30,000 उस पर केवल 3,000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। तो इस तरह की अगर विसंगति है, तो इसी विसंगति को मेरे ख्याल से एयर चीफ मार्शल ने बताया कि आप एक तरफ तो कहते हैं, दुनिया में छाती पीटते हैं, और मुझे पता है भाजपा जब चुनाव प्रचार वगैरह में जाती है तो बहुत जोर शोर से बोलती है कि हमने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, लेकिन डिफेंस बजट में, भारत में जितना भी डिफेंस बजट है उसमें से 70%, मतलब मान लीजिए 1,000 रुपया है, तो उसमें से 700 रुपया तो केवल और केवल सैलरी, पेंशन वगैरह में जाता है। नया साजो सामान खरीदने के लिए सिर्फ 30% जाता है। और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल अशोक मेहता जी ने कहा कि ये एक स्टैंड ऑफ, ये हॉट वार नहीं था। इसमें हम लोग दोनों ही सेना, पाकिस्तान की सेना अपने क्षेत्र के अंदर से लड़ रही थी, भारत की सेना अपने क्षेत्र के अंदर से लड़ रही थी। ये स्टैंड ऑफ कॉम्बैट था। इंडोनेशिया ने भी खरीदा है। इंडोनेशिया ने एक रफाल हवाई जहाज का 1600 करोड़ में एक हवाई जहाज खरीदा था। भारत ने जो रफाल खरीदा है वो 2400 करोड़ का है। तो 800 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का ज्यादा हमने खर्चा किया। अब क्या ज्यादा किया है ये तो कोई तकनीकी रूप से मुझे पता नहीं, जनरल मेहता जी बता पाएंगे कि एक ही हवाई जहाज जो इंडोनेशिया ने रफाल खरीदा है वो 1600 करोड़ का आता है, भारत ने खरीदा है वो 2400 करोड़ का आता है। एक ही चीज एक ही दुकान से हमने खरीदी, 2 ग्राहक ने खरीदी, एक को 24 रुपए में मिला, दूसरे को 16 रुपए में कैसे मिल गया, 8 रुपए उसको बचत कैसे हो गई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि जो एयर चीफ मार्शल ने कल कहा, उनका कहने का मतलब ये था। हमें ये भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने अपने 5 सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए थे कि वो पूरा का पूरा, उसको मतलब टारगेट किया गया था, वो सैटेलाइट चाइना का था, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर के समय उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया कि इसका उपयोग आप कीजिए। मतलब पाकिस्तान को पीछे से बढ़ावा देने के लिए बिना खर्चा किए हुए भी पाकिस्तान को चाइना के साथ संबंध रखने में कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा है, एक तरह से मुफ्त में वो दे रहा है। तो ध्यान में हमें रखना है कि चाइना एक तरफ तो ताकतवर देश है, दूसरा टेक्नोलॉजी में भी काफी देश है। तो हमें इसको जो है सीरियसली पॉलिटिकल लीडरशिप लेके इसको रिव्यू करना होगा, और ताकि ये आगे चल के चाहे आर्मी चीफ हो या नेवल चीफ हो, इस तरह से पब्लिकली आके ग्रीवेंस आर्टिकुलेट करना, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से ठीक नहीं है।
लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल ये लीडरशिप ये सरकार जो है या तो इनको पिनलाइज करने की ऑलरेडी सोच रही है और इनको इग्नोर करने की सोच रही है और गंभीरता से लेने का मुझे कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लैक लस्टर लीडरशिप को बता रही है इस मामले पे, तो कंट्री विल बी इन डेंजर अगर सीरियसली अगर नहीं देखते हैं। तो अगर लेट बैक अप्रोच होगा तो हमारे गैप में मिलिट्री में गैप्स होंगे और दुश्मन इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो जैसा जनरल मेहता बता रहे थे, तो हमें इससे जागरूकता तैयार करना होगा। पार्लियामेंट में सबसे बढ़ के अपोजिशन पार्टीज इसको उठाना होगा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, गवर्नमेंट क्यों सो रही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन और पॉलिसी। इसमें तो बहुत डाउट है क्योंकि कोई पार्लियामेंट के सेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। सिद्धार्थ, सॉरी आप समय कम है इसलिए मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ। बहुत संक्षेप में हमें यह ध्यान में रखना होता है कि अभी 1-1.5 साल पहले भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल खेला था अहमदाबाद में। 1.5 लाख लोग स्टेडियम में और 150 करोड़ लोग इस देश के हमारे भारत टीम को समर्थन कर रहे थे। पर मैच तो 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनकी क्षमता पर ही जीतते हैं ना, वो खेलेंगे तभी जीत पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस देश को समझना चाहिए कि काल्पनिक सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में अंतर होता है। हमें अपने सेना के लिए उसको जो भी चाहिए, जो भारत के वायुसेना के प्रमुख ने कल कहा है, उसको जल्दी से जल्दी उन लोगों को साजो सामान वो पहुंचे। इसी में देश की भलाई है, इसी में नेशनल सिक्योरिटी है। इसके अलावा जो भी है वो एक नोशनल सिक्योरिटी है, काल्पनिक सुरक्षा की भावना है, उसमें सिक्योरिटी कम है और भावना